Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to our study Medici. As you know that we have started history series of class 7th. This is the fourth lecture of chapter 3rd, that is the Delhi Sultans. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स. तो अब हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में खिलजीज और तुगलक के टाइम में प्रशासन कैसे चलता था, कैसे वे लोग पूरे साम्राज्य को, जो भी उनका एम्पायर था, सल्तनत जो था, उसको एक तरह कंसोलिडेट करके कैसे उस पर प्रशासन चलाते थे. द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेटर सॉरी. तो जो इतने बड़े साम्राज्य था, इतना बड़ा जो सल्तनत था दिल्ली सल्तनत, उसको कंसोलिडेट करना, एक समान रूप से वहाँ पे चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए बहुत ही रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का ज़रूरत होता था. गवर्नर्स यानी कि जो राज्य में राज्यपाल होते हैं, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो वहाँ पे प्रशासक होते थे. तो अब सल्तनत को चलाने के लिए क्या था, एक अच्छे विश्वासी राज्यपाल जो मतलब राज्य में काम करते हो या प्रशासक का जरूरत था. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called Bandagan in Persian. तो अब क्या होता था, जो दिल्ली सुल्तान्स थे, दिल्ली के जो सुल्तान्स थे, स्पेशली इल्तुतमिश का बात हो रहा है, तो वे क्या करते थे, या स्पेशली इल्तुतमिश क्या किया कि एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, यानी कि जो नोबेल फैमिली के थे, जो मतलब कुलीन वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, या जो पैसे वाले जो जमींदार लोग थे, उनको गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ना दे करके वो अपने स्लेब्स को क्या किया, बना दिया एडमिनिस्ट्रेटर, अपने साम्राज्य का गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक तरह से खुद ही क्या था, स्लेब था. इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेब था. दे वेयर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम. ये जो स्लेब्स थे, सबसे पहले इस ट्रेडिशन को, स्लेब्स को वे लोग लाते कहाँ से थे, तो खरीद करके लाते थे स्लेब्स को, और उसको मिलिट्री सर्विस के लिए यूज करते थे. इस प्रोसेस को बंदगन कहा जाता है पर्शियन भाषा में. ये लोग जो स्लेब खरीद के लाते थे उसको बड़े ही ध्यान से ट्रेनिंग दिया जाता था, और वो राजा के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होता था. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. क्योंकि वे जो भी स्लेव हुआ करते थे वो अपने मास्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, पूरी तरह से. उनका एक तरह से सर से लेकर के पाँव तक जो है अपने सुल्तान के लिए, एक तरह से होता है ना, जो हुक्म मेरे आका, आपने सुना होगा, जीन होते हैं, वैसे ही स्लेव्स हुआ करते थे. तो सुल्तान जो है उन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा और उन पे विश्वास कर सकता था. स्लेब्स रैदर देन सन्स, ऐसा बताया जाता है बहुत सारे जगहों पे कि स्लेब जो है, गुलाम जो है, वो बेटों से बढ़िया हुआ करते थे उस जमाने में. द सुल्तान्स वेयर एडवाइस, सुल्तान को ऐसा सलाह दिया जाता था कि एक से ऐसा स्लेब जो कि ब्रॉट अप एंड प्रोमोटेड, जिसको मतलब बड़ा किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, मतलब सभी गुण दिया जाए, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड अ गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेब. तो उसको जो है पूरी ज़िंदगी भर उसका जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा किया जाए, ठीक है, उसको मतलब अच्छे अच्छे गुण वगैरह सिखाए जाए, ताकि वो एक वर्दी, एक अच्छा और एक एक्सपीरियंस्ड स्लेब बन सके. बहुत सारे बुद्धिमान लोगों का मानना है, बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि एक वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेब जो है वो एक बेटे से बढ़िया है उस जमाने के हिसाब से. The Khiljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people to humble birth who were often their clients to high political positions. तो खिलजी और तुगलक क्या करते थे, इस बंदगन प्रोसेस का यूज करते थे, और कुछ हम्बल बर्थ का भी उन्होंने रेज किया. हम्बल बर्थ का जो प्रोसेस था उसमें रेज किया, जो कि उनके अक्सर क्लाइंट हुआ करते थे. क्लाइंट क्या होता है, तो एक ऐसा समूह, एक ऐसा लोग में एक ऐसा व्यक्ति जो उसका प्रोटेक्शन के अंडर में रहता हो, ठीक है, ऑफ अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के प्रोटेक्शन में, जो दूसरे की सुरक्षा के घेराबंदी में रहता हो, और उस पर क्या हो, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो. तो वैसे क्लाइंट को जो हम्बल बर्थ प्रमोट किया जाता था और उसको हाई पॉलिटिकल पोजीशन दे दिया जाता था. दे वेयर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उनको जो है, जो क्लाइंट्स होते थे या जो स्लेब्स होते थे, उनको जो है जनरल या गवर्नर्स के पद पे बिठाया जाता था. हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल
इनस्टेबिलिटी, हालांकि इससे भी क्या हुआ गया, बाद में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया, जो राजनीतिक अस्थिरता आ गई। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their hires। तो जो गुलाम या जो क्लाइंट वगैरह थे, तो वो क्या होता था, जिसके वो गुलाम थे सिर्फ उसी का बात मानते थे। दिक्कत ये था, जो उनके मास्टर थे या जो पेट्रोन थे तो सिर्फ उन्हीं का वो बात मानते थे, उनके हायर्स का बात नहीं मानते थे। हायर्स यानी कि अगर कोई सुल्तान है, ठीक है, तो उसका गुलाम उसका बात मानेगा। जब सुल्तान की मृत्यु हो गई तो उसका जो बेटा आया वो अगर चाहे कि गुलाम उसका बात माने, तो ऐसा नहीं होता था, गुलाम लोग उनका बात नहीं मानते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। तो अब जो पुराने और नए नोबिलिटी थे ना, तो उनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट होने लगता था। कब? जब एक्सेशन होता था नए मोनार्क का, यानी कि एक सुल्तान अगर मृत्यु हो गया तो उसके जगह पे जो दूसरा सुल्तान आता था, उस टाइम में जो नए नोबेल थे, सुल्तान के जो अंडर में जो बहुत सारे नोबेल हुआ करते थे, स्पेशली वो नोबेल क्या होते थे, तो उसके गुलाम होते थे। और जो नए हायर आता था तो उनके आदमी जो, और नए वाले और पुराने वाले के बीच में संघर्ष होने लगता था। The patronage of these humble people by Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices। ये जो सुल्तान लोग, जो बहुत सारे एलिट वर्ग के, ठीक है, एलिट वर्ग को शौक कर दिया। एलिट वर्ग यानी कि जो बहुत अच्छे खासे वर्ग थे उनको शौक कर दिया ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट्स करके। क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी किसी सुल्तान ने क्या किया, बहुत लो और बेस बॉर्न कास्ट के लोगों को जो है काफ़ी बड़े पोस्ट पर दे दिया। इस तरीके से क्या हुआ, जो पर्शियन तवारीख थे, यानी कि वैसे लोग जो तवारीख लिखते थे, हिस्ट्री लिखते थे उस टाइम पर्शियन, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया दिल्ली सुल्तान को इस तरह के अपॉइंटमेंट के लिए। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो था तुगलक डायनेस्टी का, उसने क्या किया ये देखिए आप। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुम्हार जो कि एक वाइन डिस्टिलर था, फिरोज हजम जो कि एक बार्बर था, मनका तबाक जो कि एक क्या बोलते हैं, कुक, कुक को क्या बोलते हैं हिंदी में, कमेंट करके बता देना, एंड टू गार्डनर्स, और जो दो उसके माली थे, लादा और पीरा, इन लोगों को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को दे दिया, इन लोगों को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठा दिया। तो जियाउद्दीन बर्नी जो एक मतलब राइटर थे, अब मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर थे, इतिहास लिखते थे, उसने रिपोर्ट किया अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड इज इनकैपेसिटी टू रूल। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने हिसाब से अच्छा किया, लेकिन क्रॉनिकलर के हिसाब से जो है बताया जाता है कि वो जो है शासन करने के लिए समक्ष नहीं थे, उनके पास कैपेसिटी नहीं था, उनका जजमेंट का पावर जो है काफ़ी वीक था, उनको पॉलिटिकल सेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था उनको। Like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes। तो पहले के सुल्तान की तरह ही खिलजी और तुगलक के जो राजा थे, जो मोनार्क थे, उन्होंने मिलिट्री कमांडर को गवर्नर, टेरिटरीज के गवर्नर बना दिए। ठीक है, जो मिलिट्री के कमांड को लीड करते थे उनको अलग अलग साइज के जो टेरिटरी यानी कि जो क्षेत्र था, जैसे कोई क्षेत्र बड़ा हो गया, कोई क्षेत्र छोटा हो गया, तो उनको अलग अलग जगह के गवर्नर को अपॉइंट कर दिया, बना दिया उनको। दीज लैंड्स वेयर कॉल्ड एकता एंड देयर होल्डर वेयर कॉल्ड एकतादार और मुक्ति। तो वो जो टेरिटरी था उसके अंडर जो एरिया आता था, जो भूमि आता था, उस भूमि को क्या कहा जाता था, एकता कहा जाता था। इसको आप रट लीजिएगा, एकता किसको कहा जाता था, उनके टेरिटरी के अंदर जो लैंड आते थे उनको एकता कहा जाता था, और जिसका वो लैंड होता था, जिसका वो भूमि होता था, उसको एकतादार या मुक्ति कहा जाता था। एंड द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एकताज। अब जो ड्यूटी, जो मुक्तिज होते थे, उनका क्या काम था, तो मिलिट्री कैंपेन को लीड करना, यानी कि अगर कहीं पे मिलिट्री को कैंपेन करना है, लेकर के जाना है, तो उसको लीड करना, और लॉ और ऑर्डर को उनके एकता में, उनके लैंड में, उनके जो भी एरिया था उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। तो मिलिट्री सर्विस तो वे लोग देते थे, जो मुक्ति होते थे उनका काम क्या था, मिलिट्री सर्विस देना, उस एरिया में, उस लैंड में जो भी मिलिट्री कैंपेन हो उसको लीड करना। तो मुक्ति को भी तो पैसा चाहिए मिलिट्री कैंपेन करने के लिए, तो उसके लिए उनको असाइनमेंट की तरह, असाइनमेंट जो मिलता था वो एक तरह से सैलरी होता था, और वो असाइनमेंट उनको मिलता कहाँ से था,
तो उनके अंडर में जो भी लैंड था उस लैंड से वे लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और जो रेवेन्यू उससे जनरेट होता था वहीं उनका सैलरी हो जाया करता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू, उस एकता से उस लैंड से जो कलेक्शन होता था उसको वे लोग सोल्जर को भी रेवेन्यू में से शेयर करके पे करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वेयर असाइंड एकताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो मुक्ति को कंट्रोल करना काफ़ी इफेक्टिव हुआ करता था अगर उनके ऑफिस जो है इनहेरिटेबल नहीं हो। इनहेरिटेबल यानी कि अगर कोई आदमी कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे है तो उसका बेटा जो है उसको उस पोस्ट पे आ जाता है तो वो इनहेरिटेबल होता है। तो अगर इनहेरिटेबल नहीं हो तो काफ़ी इफेक्टिव होता है और उनको एकता जो है शॉर्ट पीरियड के लिए असाइन किया जाए और शिफ्ट किया जाए टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad तुगलक। और इस टाइप के जो नियम थे, जो इनहेरिटेबल पोस्ट हो, नॉन इनहेरिटेबल पोस्ट हो, या उसको शॉर्ट पीरियड में ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, शिफ्ट करने से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एकता को क्या किया जाए, असाइन किया जाए, इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ थे ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में इस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अकाउंटेंट्स वेयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अकाउंटेंट्स को क्या किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था ताकि स्टेट में, उस क्षेत्र में जो है बाय द स्टेट यानी कि सॉरी जो मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, जो सुल्तान था उसके द्वारा, ताकि रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है मुक्ति के द्वारा उसको चेक किया जा सके, ठीक है, उस पर बैलेंसेस रखा जा सके। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट। यह बहुत ध्यान रखा जाता है जो मुक्ति हैं वो अपने लैंड से, वो अपनी एकता से उतना ही टैक्स कलेक्ट करे या वहीं टैक्स कलेक्ट करे जो उनको बताया गया है। ये नहीं कि हाँ अपने मन से कुछ ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके कुछ अपने पास रख लिया, इस पर थोड़ा पाबंदी लगाया गया था। एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, और हर मुक्ति को एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर बताया जाता था, सेना का संख्या बता दिया जाता था जो कि उसको रखना पड़ता था ताकि राजा को जब कभी भी मिलिट्री कैंपेन करवाना हो तो ये मुक्ति जो है उसको अपने सेना को लेकर के राजा को मदद करते थे। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल। अब जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान ने शहर के आंतरिक इलाकों को, जो मेन इलाके थे, उसको अपने कंट्रोल में लेने लगे, दे फोर्स द लैंडेड चिफ्टेंस। तो वे लोग जो मतलब लैंडेड यानी कि बहुत सारे भूमि वाले जो सरदार हुआ करते थे, चीफ थे, द सामंत एरिस्टोक्रेट, ऐसे एरिस्टोक्रेट मतलब जो कुलीन वंश के थे, जो कि सामंत थे, फ्यूडलिज्म से यहाँ पे इंस्पायर्ड है, एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और जो बड़े बड़े जमींदार थे, पैसे वाले थे, उनको, इन तीनों टाइप के लोगों को क्या किया, इन्होंने फोर्स करने लगा, दबाव बनाने लगा कि आप मेरे अंडर में रहो, मेरे अंडर में जो अथॉरिटी, मेरा अथॉरिटी को क्या करो, एक्सेप्ट करो। Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में स्टेट यानी कि जो उसका साम्राज्य था, उसने क्या किया, जितना असेसमेंट था और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। पहले ये मुक्तीज के कंट्रोल में होता था, बाद में उनसे छीन करके सब अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड द राइट ऑफ लोकल चिफ्टेंस टू लेवी टैक्सेस वॉज कैंसिल्ड एंड दे वेर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे वो पहले क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है, उनके अंडर में जो जमीन रहता था, और उसमें से कुछ राजा को देते थे, कुछ अपने पास रखते थे, सेना भी वे लोग रखते थे जो राजा को मदद करते थे। तो अब क्या हो गया, अब सारा पावर इनसे छीन लिया गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और इनको भी कहा गया कि आप भी टैक्स दीजिए अब। इसके बाद द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट। जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो प्रशासक थे, उनके जो आदमी लोग थे, उन्होंने अब लैंड को मापना शुरू कर दिया, भूमि को मापना शुरू कर दिया गया, और उसके बाद जितना भूमि होता था उसी के हिसाब से टैक्स देना उन्होंने शुरू किया, यानी कि टैक्स लेना शुरू किया। एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट, वे लोग जो है पूरा अकाउंट को काफ़ी ध्यान से, काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट रखने लगे। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एक्सेसर, कुछ जो पुराने चिफ्टेंस थे, सरदार वगैरह थे कबीले के, और जो लैंडलॉर्ड थे, वो अब सल्तनत को सर्व करने लगे एज अ रेवेन्यू कलेक्टर एंड एसेसर।
उनका रेवेन्यू कलेक्टर बन गए। कलेक्टर जो आप टर्म सुनते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो पहले कलेक्टर हुआ करता। कलेक्टर यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करता था ब्रिटिश टाइम में, और इसी टाइप का पोस्ट जो है उस टाइम था, सल्तनत पीरियड में भी था। तो ये जो चीफ्टेन थे ये एक तरह से कलेक्टर का काम करने लगे, बोले कि देखो आप परेशान मत हो, हम लोग आपको सारा टैक्स कलेक्ट करके दे देंगे। देयर वेयर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 टाइप के टैक्सेस लगते थे। पहला टैक्स जिसको खराज कहा जाता था वो भूमि पे लगता था, कल्टीवेशन पे, और हर एक किसान को अपने प्रोड्यूस का जितना भी उसका उपज होता था उसका 50% जो है वो खराज की तरह देना पड़ता था, खराज में। दूसरा जो है कैटल पे, जो मवेशी लोग रखते थे उस पर टैक्स लगता था, घरों पे टैक्स लगता था। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of Delhi सुल्तान्स। लेकिन ये बात जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए कि बहुत सारे पार्ट जो हैं अभी भी दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल से बाहर थे। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent। ये काफ़ी मुश्किल होता था कि दिल्ली से बैठ कर के बंगाल को कंट्रोल करना। जैसे ही वे लोग सुन आफ्टर एनेक्सिंग साउदर्न इंडिया, जब साउदर्न इंडिया में जाते थे तो दूसरे इलाके के जो क्षेत्र थे वो आज़ाद होने लगते थे, वो सुल्तान के कंट्रोल से बाहर चले जाते थे। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वेयर फॉरेस्टेड एरिया दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। जो गंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है, यानी कि वैसे क्षेत्र जो गंगा रिवर जो बहती है उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी, बिहार, इन सब क्षेत्रों से गुजरती है, तो यहाँ पे जो भी प्लेन है, तो इस क्षेत्र का बात हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जंगली इलाके थे जहाँ पे सल्तनत के फोर्सेस कभी जा ही नहीं पाए थे। लोकल चिफ्टेंस इस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन दिस रीजन्स। तो जो लोकल चीफ होते थे वो अपना राज्य इन सब छोटे छोटे क्षेत्रों में चलाया करते थे, जहाँ पे सल्तनत के फोर्स नहीं आ पाते थे या जंगली इलाके थे या कभी आए ही नहीं। तो छोटे छोटे रीजन में वहाँ के जो लोकल चिफ्टेन थे, लोकल जो सरदार थे, वो उसको रूल करते थे। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरिया बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कभी कभी क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी सन की था, वो इन एरियाज़ में भी चला जाता था, छोटे छोटे एरिया में, या मोहम्मद तुगलक यहाँ पे भी अपने फोर्सेस को भेज देता था। लेकिन यहाँ पे अपना कंट्रोल जो है इन सब एरियाज़ में, छोटे छोटे एरियाज़ में बहुत अधिक समय तक नहीं रख पाता था। छोटे जब तक वहाँ पे सेना रहते थे तब तक जमींदार के कंट्रोल में नहीं रह, जैसे भाग गए वहाँ का जो लोकल चिफ्टेन था फिर से अपना कंट्रोल उस पर कर लेता था। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको हम लोग 2 पोर्शन में कंप्लीट करेंगे, ये आगे कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।